एक अन्य बात हमने वहां के लोगों को यह भी कही कि अभी बीजेपी के बहुत सारे नेता आ रहे हैं बंगाल में, आने वाले समय में और भी अधिक आएंगे, प्रधानमंत्री के दौरे भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, गृह मंत्री के भी दौरे हो रहे हैं। जिस भी राज्यों में ये जाते हैं या जहां भी चुनाव होते हैं तो ये बड़ी लुभावनी बातें करते हैं। हमने उनको याद दिलाया जनता को कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहा था कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी देंगे। जिस C2+50% फार्मूले के अनुसार गेहूं का एमएसपी 3,150 रुपए क्विंटल बनता है पूरे देश की यदि एवरेज निकालें तो। उसके बाद हमने बताया कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि ये किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन 1 रुपए के चेक दिए, 2 रुपए के चेक दिए सरकार बनने के बाद। हमने किसानों को यह भी याद दिलाया कि ये वही सरकार है जब 2014 में सत्ता में आई थी तो इस सरकार ने सबसे पहला निर्णय यह लिया था कि जो राज्य सरकारें गेहूं और धान पे किसानों को बोनस देती थी वो बोनस इन्होंने बंद करा दिया था। हमने किसानों को यह भी याद दिलाया वहां पे कि यह सरकार पीडीएस सिस्टम को बंद करने की साजिश रच रही है, यह सरकार एफसीआई को बेचने की तैयारी कर रही है। किसानों तक यह बात हमने पहुंचाई कि 2016-17 के बाद से बजट में फूड सब्सिडी के नाम पे एक भी पैसा अलॉट नहीं किया गया। 2016-17 से पहले हर साल चाहे कोई भी सरकार रही हो, एफसीआई को पैसा दिया जाता था फूड सब्सिडी के नाम पे, ताकि एफसीआई जो पीडीएस सिस्टम है वो अच्छे से चला सके, किसानों की प्रोक्यूरमेंट अच्छे से हो। और जनता तक हमने ये बात भी पहुंचाई कि जब ये सत्ता में आए थे 2014 में तो उस समय एफसीआई के ऊपर कर्जा 91,000 करोड़ था और आज कर्जा बढ़ के 4,09,000 करोड़ हो गया है। और किसी भी सरकारी कंपनी, सरकारी उपक्रम को बेचने से पहले ये लोग उसको घाटे में दिखाते हैं, उसके ऊपर कर्जा दिखाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। और यदि एफसीआई को बेच दिया गया, यदि सरकार ने एफसीआई को प्राइवेटाइज कर दिया तो ना तो फिर किसानों की फसलों की प्रोक्यूरमेंट होगी और ना ही गरीब भाइयों को 2 रुपए किलो अनाज पीडीएस सिस्टम के माध्यम से मिलेगा। ये बातें लोगों को टच की। हमने लोगों को यह भी बताया कि जो ये रोजगार देने की बात करते थे, आज के दिन पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे उच्च स्तर पे है। हमने किसानों को यह भी याद दिलाया, ये सरकार बार बार नारा देती थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इनके कार्यकाल में सभी फसलों के दाम आधे से भी कम हो गए। और वो कौन सा ऐसा गणित का टीचर है जिससे ये पढ़े हैं कि ये फसलों के दाम आधे से भी कम करके किसानों की आय दोगुनी कर देंगे? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? लोगों तक हमने ये बात पहुंचाई। लोगों को यह भी याद दिलाया, बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसानों और मजदूरों को, कि ये वही सरकार है जिसने 3 साल तक किसानों की आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश नहीं किए, क्योंकि इनके काल में, इनके राज में किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ रही थी। तो 3 साल तक तो इन्होंने देश को यही नहीं बताया कि हर साल कितने किसानों ने आत्महत्या की। ये सारी चीजें किसानों तक लेके गए। उनको यह भी बताया कि किस तरीके से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के नाम पे 2014-15 में किसानों की जमीन लूटने का प्रयास किया था। एक चीज उनसे और कही कि यदि कोई व्यक्ति, ये निवेदन किया, ये विनती की उनसे हाथ जोड़ के कि यदि कोई व्यक्ति आगामी चुनावों में बीजेपी को वोट करता है तो इसका यह मतलब हुआ वो वोट उन शहीद किसानों का अपमान होगी जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के अपनी शहादत दी है इस आंदोलन में। बीजेपी को दी जाने वाली वोट उन लाखों किसानों का अपमान होगी जो 100 दिनों से भी अधिक हो गए हैं, जिन्होंने पूरी कड़कड़ाती ठंड खुले आसमान के नीचे बिता दी। तो हमने सबसे निवेदन यह किया कि उन शहीद किसानों के सम्मान में, इस किसान आंदोलन के समर्थन में, देश को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को वोट मत देना, अन्य किसी भी पार्टी को दे देना जिसको आपका मन करे। और हमने एक चीज और भी स्पष्ट कर दी कि हमारी किसी पार्टी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हमारी बीजेपी के साथ भी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यह बीजेपी पार्टी किसानों के खिलाफ नीतियां बना रही है, मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं दे रही है, सामाजिक भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए इस बीजेपी का विरोध जरूरी है। जब पश्चिम बंगाल में 10 तारीख को भी कुछ किसान नेता गए, उसके बाद 12 को, 13 को, 14 को लगातार कार्यक्रम हुए और अलग अलग किसान नेता वहां मौजूद रहे, जनता के साथ उन्होंने संवाद किया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के किसान पूरे तरीके से इस आंदोलन के साथ हैं।
दूरी ज्यादा होने के कारण एवं कोरोना की वजह से ट्रेन कम होने के कारण बंगाल के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन वो सभी किसान दिल और दिमाग से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पूरे तरीके से इस आंदोलन का पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह थी कि हमारे मन में भी एक सवाल था कि भाई वहां पे बंगाली भाषा बोली जाती है ज्यादातर गांवों के अंदर, और हम हिंदी में या पंजाबी में अपनी बात रखेंगे। लेकिन हमें एक चीज महसूस हुई वहां जाने के बाद कि जब बात दिल से बोली जाती है और सुनने वाले दिल से सुनते हैं तो बीच में भाषा आड़े नहीं आती, भाषा का बैरिकेड अपने आप टूट जाता है। तो हमारे सभी किसान नेताओं ने जब किसानों की पीड़ा को अपने दिल से बताया और वो पीड़ा किसानों के दिल तक पहुंची तो सारी बातें अपने आप क्लियर होती चली गई, एक एक बात वहां के किसानों और मजदूरों को समझ में आई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आंदोलन को लेके बंगाल में माहौल पॉजिटिव है। जो सभी किसान नेताओं ने बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी रैलियां की, उससे किसानों और मजदूरों के पक्ष में और भी ज्यादा अच्छा माहौल बना और किसानों और मजदूरों के मुद्दे अब धीरे धीरे करके पश्चिम बंगाल के चुनाव का मुख्य एजेंडा बनते जा रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात है। जब हम वहां बंगाल में थे, अगर हम बात करें संदेश की कि हमने बंगाल की जनता से क्या संदेश दिया, तो हमने एक बात साफ तौर पे कही कि हम किसी का चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं, हम किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ एक बात कहने आए हैं कि जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार किसानों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है, जो बीजेपी की सरकार किसानों की शहादत का मजाक उड़ा रही है, जो बीजेपी की सरकार किसान आंदोलन को अपमानित करने का प्रयास कर रही है, उस बीजेपी की सरकार को कड़ा सबक सिखाइए। आगामी चुनावों में उस बीजेपी को वोट मत देना, अन्य किसी को भी दे देना, पर बीजेपी को वोट मत देना। यह अपील लेके हम बंगाल के किसानों, नौजवानों और मजदूरों के बीच में गए थे। दूसरी एक मुख्य बात यह भी है कि बंगाल में किसानों को एमएसपी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जब हमने बताया कि एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद हर किसान की फसल उस रेट पे खरीदी जाएगी जो रेट केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, तो लोगों में जागरूकता भी आई और लोगों में एक विश्वास भी पैदा हुआ और लोगों में आंदोलन के प्रति लगाव और भी अधिक बढ़ा। लोगों ने इन चीजों को समझा कि ये जो दिल्ली के बॉर्डरों पे जो लाखों किसान बैठे हैं, ये किसान हर राज्य के किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर उस व्यक्ति, हर उस जीव जंतु की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका रोटी पर अधिकार है, जिसका खाने पर अधिकार है। तो ये मनुष्यों के साथ साथ पशु और पक्षियों को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि खाने पे उनका भी अधिकार है। ये बातें लोगों को समझ में आई। फिर हमने लोगों को यह भी बताया कि सत्ता में आने से पहले इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार देने की बात तो दूर, पिछले 1 साल में 10 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए खातों में भेजेंगे, एक भी पैसा देने की बात तो दूर, इन्होंने पूरे देश का पैसा बैंकों में जमा करा दिया और देश के सभी लोगों को परेशान किया। उनको यह भी बताया कि ये 3 काले कानून जो हैं, ये किसानों की मौत के फरमान हैं। ये सारी चीजें उनको बताई। काले कानूनों में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या खामियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या समस्या है, ये सारी चीजें उन तक हमने बहुत सरल भाषा में बताई। यदि ये बीजेपी की सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देती है, तीनों काले कानून वापस ले लेती है, एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देती है, तो हमें इनसे फिर कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। और साथियों, अंत में हमने उनसे एक बात और निवेदन किया जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने किसान समाज की भी एक कमी है, एक गलती है, अपने मजदूर समाज की, नौजवान समाज की, किसान समाज की, और वो हमें स्वीकार भी करनी चाहिए। और जब हम स्वीकार करते हैं किसी गलती को, तो ही फिर उस गलती को दूर कर पाते हैं। और हमारी गलती यह है कि जब भी चुनाव आते हैं तो ये राजनेता हमें धर्म, जाति, संप्रदाय, अक्षेत्र में बांट के हमारी वोट लूट लेते हैं हमसे। ये 2000 के नोट में और शराब की बोतल में हमारी वोट ले जाते हैं। हमारा समाज कभी अपने सामाजिक मुद्दों पर वोट डालता ही नहीं है,
कभी खेती किसानी के मुद्दों पे वोट नहीं डालता, कभी मजदूरों के मुद्दे पे वोट नहीं डालता, कभी रोजगार के मुद्दे पे वोट नहीं डालता, कभी सामाजिक भाईचारे के मुद्दे पर वोट नहीं डालता। जिस दिन हमारा समाज अपने सामाजिक मुद्दों के आधार पर वोट डालने लगेंगे तो किसी भी पार्टी की औकात नहीं होगी कि वो किसानों को नजरअंदाज कर दे या फिर कोई पार्टी किसानों के खिलाफ कानून बना दे। आपकी आवाज